हाँ चलो आगे देखें। आगे है इविडेंस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। एविडेंस ऑफ SN1 मैकेनिज्म में क्या देखते हैं? तो सबसे पहले हम कि SN1 मैकेनिज्म रियल में होता है कि नहीं होता, इसको कौन प्रूव करेगा? तो उसको हम लोग देखेंगे इसके काइनेटिक्स के बेसिस। तो रिएक्शन काइनेटिक्स, तो रिएक्शन काइनेटिक्स में देखें तो इसमें हम लोग बता सकते हैं फर्स्ट SN1 reaction is first order reaction। ये क्या होता है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, कहां से पता चलेगा? तो इसमें दूसरा बताते हैं हम लोग कि द रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली द रेट of SN1 mechanism depends only on the concentration of बोलो the concentration of the rate of SN1 mechanism depends only on the concentration of substrate। मतलब बता दिया यहाँ पे कि इसका रेट जो है वह सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। concentration but concentration of nucleophile are base में डिपेंड्स नहीं करता। जब इसको भी लिखते हैं सबस्ट्रेट पर ही डिपेंड करता है, बट वह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस में डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अतः फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करता है, इसलिए यह क्या करता है? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। हेंस यहां पे हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हो? तो वही चीज, रेट is directly proportional to in the concentration of substrate। ऐसा लिखोगे, या फिर रेट इज इक्वल टू ए सबस्ट्रेट। ठीक है, और यही पे लिख सकते हो तुम kinetics is a very strong kinetics is a very strong evidence of SN1 reaction mechanism।
ये क्या कर सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है इसके लिए, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे क्लियर है ये चीज। आगे देखें, तो आगे है स्टीरियो केमिस्ट्री, दूसरा एविडेंस इसमें देखने चलते हैं। तो दूसरा एविडेंस है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री तो इसमें बता सकते हैं हम लोग SN1 reaction are completed in 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, पता है। इन फर्स्ट स्टेप, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट, और जो इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेट आयंस, ठीक है। एंड कार्बोकेट आयन में क्या होता है, में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके कार्बोकेटाइन जो बनता है इंटरमीडिएट, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बोकेटाइन के 3 मेथिल ग्रुप एक ही प्लेन में होते हैं तथा कार्बोकेटाइन के 3 मेथिल ग्रुप एक ही क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता, ठीक है। एक ही प्लेन में होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है तथा बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, इसको याद है। आगे इसमें और क्या बता सकते हो, कार्बोकेटाइन में अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो क्या बता सकते हैं इसमें, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हो, तो सी है, सी से जुड़ा हुआ प्लेन में ये मेथिल ग्रुप हो गया, ये मेथिल ग्रुप हो गया, ये मेथिल ग्रुप हो गया, ठीक है। और वैकेंट p ऑर्बिटल होगा इसमें, तो वैकेंट p ऑर्बिटल ऐसे दिखाओगे, ठीक है, जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। तो ये होता है हमारा वैकेंट
पी और बी। ठीक है, अब यहां पे जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है वहीं से आगे चलते हैं। पी ऑर्बिटल्स के टू लोब होते, टू लोब लेफ्ट एंड राइट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसके दो लोब हैं, अब प्लस चार्ज भले इधर है तो वो तो घूमते रहता है पूरे लोब में, तो क्या होगा, या तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इधर से अटैक कर सकता है या फिर इधर से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहां से देखें तो ये क्या है हमारा राइट लोब और ये क्या है इसका लेफ्ट लोब। ठीक है, और ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल या तो इधर अटैक कर सकता है या तो इधर से अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। क्लियर है? ठीक, न्यूक्लियोफाइल के बोथ साइड से अटैक करने से टू डिफरेंट प्रोडक्ट, टू डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे दो डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। एक ही प्लेन पे होते हैं ये वाले तीनों। ठीक है, और इसके लोग भी अदर प्लेन पे होते हैं, इन तीनों में फिर से अदर प्लेन। कहने का मतलब कैसा है, तो ये देखो तो ये मेथिल ग्रुप हो गए। ठीक है, तो इसका जो पी लोग होगा वो एक ऊपर होगा एक नीचे, समझ में आए? और इसमें ब्लैक बोर्ड में छापे हैं तो कैसे छापे हैं, तो ऐसे छापेंगे। ठीक है, तो ऐसे छापे हैं तो क्या दिखा रहा हूं मैं, रियल में ये ऐसा छपा हुआ है, इसको बोल रहा हूँ लेफ्ट, इसको बोल रहा हूँ राइट, लेकिन ये इसको हम ऐसे ही दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पर दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, और ये दो अलग अलग प्रोडक्ट कौन से हैं, तो इसमें देखें तो इसमें हम लोग बता सकते हैं। तो देखो ये वाला जो हमारे स्ट्रक्चर बना है, तो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, तो रिएक्शन में देखो ये करते हैं सी, और इधर से क्या था, तो बी आर था, इधर है हमारा CH3 था, इधर था मेथिल ग्रुप था ना, मेथिल ग्रुप, और इधर क्या था, तो मेथिल ग्रुप, और इधर क्या था, तो मेथिल। ये था, ये क्या हो रहा था, स्लो स्टेट से जा रहा था और कार्बोकेटाइन बन रहा था। तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो कैसे बताया कि कार्बोकेटाइन को हम NE और ये हो गया इसका लोब, और ये ऐसा यहाँ पे मेथिल, ये हो गया, ये बना ना। अब इस पर क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहां से देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारा, क्या लिए थे, OH माइनस लिए थे। ठीक है, OH माइनस लिए थे, तो यहां से चल रहे हैं ऊपर। तो देखो ये या तो यहां अटैक कर सकता है या फिर यहां अटैक कर सकता है, तो इससे हमको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रोडक्ट है
इधर से लिविंग ग्रुप निकला, उधर ही न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ा, तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑन कॉन्फिगरेशन या रिटेंशन प्रोडक्ट। और अगर इधर से निकला है और ये OH जो है इस साइड जुड़ रहा है तो इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं इन्वर्जन इन प्रोडक्ट या इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से हमको कौन कौन से पहला मिल सकता है रिटेंशन प्रोडक्ट, दूसरा मिल सकता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन, जिधर से बी आर निकला उधर ही अगर न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा तो वो होगा रिटेंशन प्रोडक्ट। जिधर से बी आर निकला है उसके अपोजिट साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो वह होगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये प्रोडक्ट होगा, देखो सी इससे जुड़ा हुआ Ne और यहीं पे OH जुड़ेगा और यहाँ से Ne और ये Ne। ठीक है, दूसरा इसमें देखोगे तो क्या होगा, Me इधर आ जाएगा, Me इधर, Me इधर और इधर जुड़ेगा OH। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गए, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट यहां से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यह जो प्रोडक्ट है यह क्या होगा 50% ये होगा, तो ये क्या होता है, तो रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। हम रेसिमिक अगर यह 50 है यह भी 50 है तो रेसिमिक मिक्सचर, ये 30 ये 20 है तो भी रेसिमिक मिक्सचर। अगर एक 0 है और एक 100 है तो तब के कंडीशन में इसको हम रेसिमिक मिक्सचर नहीं बोलेंगे। क्लियर है? तो अगर एक 0 है और एक 100 है तब के कंडीशन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम ये बोलेंगे। लेकिन वहीं पे एक 10 है, एक 90 है, एक 80 है, एक 20 है, एक 30 है, एक 70 है, तब ये क्या कहलाते हैं, रेशमिक। ठीक है, रेशमिक प्रोडक्ट। बोलो क्लियर है ये चीज, समझ में आया ये? और यहाँ पे ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं इधर हो गए, अब इसमें देखते हैं तो रिटेंशन का स्पेलिंग देख लेना, ई हो रिटेन TIO है, बाकी नियोजन का SN1 मैकेनिज्म में प्राप्त रिटेंशन एंड इन्वर्जन बोथ प्रोडक्ट, दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद है SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शन मैकेनिज्म, में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में 50% inversion and 50% retention
प्रोडक्ट प्राप्त होता है। 50% क्या मिल गया, रिटेंशन प्रोडक्ट, और 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट। हेंस स्टीरियो केमिस्ट्री, हेंस स्टीरियो केमिस्ट्री क्या नहीं दिख रहा है, हेंस स्टीरियो केमिस्ट्री is chemistry is also strong evidence of SN1 reaction mechanism। यह भी क्या होता है, तो मेन एविडेंस होता है। ठीक है, अब इसी में आगे है फैक्टर affecting reactivity in SN1 mechanism। अब उसका देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि SN1 मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें है इफेक्ट्स ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। तो यहां पे बताया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर इस वे में चलता है, जिसके कुछ एग्जांपल हैं AR3CX का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, ठीक है। मतलब ये AR मतलब समझ में आ रहा है, इसको क्या लिखोगे, आर्गन, एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, समझ में आया। मतलब तीनों के तीनों क्या है, रिंग जुड़े हुए हैं,
ठीक है, तो वह सबसे ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। मतलब टी टी फेनिल हैलाइड, टी फेनिल हैलाइड जो होगा यह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, SN1। ठीक है, मतलब SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो अगर तीनों के तीनों क्या हो गए, इसके एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड हैं, तो उस कंडीशन में यह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है ये चीज? इससे कम किसमें होगा, तो इससे कम AR2, ठीक है, CH, इससे कम AR, इससे कम होगा CX में। आर क्या है यहाँ पे समझ में आ रहा है, एल्किल ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है, और इससे कम होता है ArCH2X में, और इससे कम होता है R2CHX में, और सबसे कम किसमें होता है, तो R, सबसे कम होता है RCH2X। ठीक है, मतलब रिएक्टिविटी मतलब समझ में आ रहा है, रिएक्टिविटी मतलब समझ में आ रहा है। चल एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं कि इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्शन रेट किसमें होगा, क्यों, सबसे ज्यादा यह रिएक्टिव है, इसलिए इसका रिएक्शन का रेट जो है सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका रिएक्शन रेट कम होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है SN1 मैकेनिज्म के अंतर्गत। सिर्फ SN1 में ना, SN2 में अपोजिट हो जाता है, इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये बता सकते हैं कि टर्सरी जो एल्किल हैलाइड होगा वह सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसका रिएक्शन रेट सबसे ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, 2 डिग्री की अपेक्षा, सेकेंडरी की अपेक्षा, और प्राइमरी की अपेक्षा, और 0 डिग्री की अपेक्षा। समझ में आ गया, मतलब 3 डिग्री मतलब CH3, सॉरी CH3X की जो रेट है वो ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा 1 डिग्री के बाद। तो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं CH3, तो 3 में वही है ये, इसको ये भी लिख सकते हो R3CX, ये होगा R2CHX। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो R3C, सॉरी RCH2X। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 डिग्री, और 0 डिग्री में X। क्लियर है ये चीज, तो ये है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टर्शरी सबसे ज्यादा इसकी सेकेंडरी की अपेक्षा, और सेकेंडरी से प्राइमरी और मेन। ये तो हो गया, अब इसका कारण बताओ कि इसी का ज्यादा क्यों उसका कम क्यों, ये भी तो जरूरी है, बोलो। तो यहाँ पे इसको मिटा दो, इधर हो गया ना,
तो इसका रीजन या कारण यहाँ पे लिख सकते हो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, एंड रिएक्शन का रिएक्टिविटी कार्बोकेटायंस के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इससे समझ में आ गया, यहाँ कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसी पर इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी। तो क्या होता है, SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब जिस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। समझ में आया जो बोला? तो जैसे इसके लिए देखिए, ठीक है, एग्जांपल बता देता हूं इसी के बेसिस पर। यहां से क्या कार्बोकेटायन बनेगा शुरू का, तो शुरू का कार्बोकेटायन बनेगा C, यहाँ पे प्लस, और ये है पूरा एरोमेटिक, ये भी पूरा एरोमेटिक, ये भी पूरा एरोमेटिक। ठीक है, ये कार्बोकेटायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है इससे। इससे ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे, हाँ एक एरोमेटिक रिंग हो तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है देखो R वाला है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखोगे तो इससे आगे क्या होगा, एक रिंग वाला, ये देखो ये इससे RHX सॉरी एक्स के क्या प्लस, इससे प्लस। ठीक है, इससे कम किसका, देखिए क्लियर है। तो इनकी स्टेबिलिटी का क्रम ये दिया हुआ है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, सबसे कम स्टेबल ये। तो जिस रिएक्शन में, जिस SN1 रिएक्शन में इस प्रकार का कार्बोकेटायन बनेगा वह अधिक रिएक्शन रेट देगा, मतलब उसका रिएक्शन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन क्या बोलोगे इसके लिए, जिस SN1 रिएक्शन में ये कार्बोकेटायन इन्वॉल्व होगा, मेथिल कार्बोकेटायन इन्वॉल्व होगा, वहां पे रिएक्टिविटी कम होगी क्योंकि इसकी कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। अतः ऐसे रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। बोलो क्लियर है ये चीज? तो ऐसा इसको
हम लोग कारण इसका बताते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर दूसरा ये भी बोल सकते हो, देखो अब और आगे क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये और पूछ देता है, यही क्यों स्टेबल है, ये इससे कम क्यों। तो कार्बन के टाइम में पढ़ाया था तुम लोग को, याद होगा क्या पढ़ाया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वह उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बोला था। तो एक रिंग का 4 या 3 या 4 मान 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो 4 दूने 8 दूने 16 सॉरी 12, 4 दिया 12, तो ये 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। ये कितना देगा, 4 4 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ में आया? ये कितना दिया, इससे कम देगा, ठीक है, ये इससे कम, ये सब इससे कम, ये इससे कम, और ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं देगा, इसलिए यह सबसे कम स्टेबल। ठीक है, मतलब जो पढ़ चुके हो उसको भी यहां से रिलेट करके चलते। क्लियर है ये चीज? तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिव ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, आगे कल देखेंगे। शुरू भी है तो थोड़ा वो लग रहा है ना, चलो ठीक है। तो कल 2 और इफेक्ट है, 4 इफेक्ट है, तो 4 इफेक्ट में बता दूंगा। और टर्सरी वाला है ना, ज्यादा स्टेबल क्यों है, पर इसमें तो रिंग है, स्टेरिंग वाला इससे ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, हाइपर कंजुगेशन। सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ा है हमें, कार्बो के टाइम का हाइपर कंजुगेशन भी देखना है, प्लस आई इफेक्ट भी देखना है, समझ में आया? तो इसके बेसिस पर उसको देखना है। तो यहाँ एक रिंग है तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जो कि इस पॉजिटिव को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। और ये क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होता है, ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, और ये दोनों देखोगे तो ये तो 0 है, डिफरेंस लेकर के चलते हो। ठीक है, तो उस समय ये भी बताया था, इसके अलावा ये भी बताया था, देखो तो कौन सा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C इस पर प्लस था, और H और H ऐसा कुछ बताया। ये ज्यादा स्टेबल होता है बोला था, इससे 3 डिग्री से भी यह ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो प्राइमरी है, ये वाला कार्बन से देखो, एक कार्बन चेंज हुआ है तो प्राइमरी है, और ये टर्सरी है, तो टर्सरी को ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन वहां पे कारण नहीं बताया कि इसका डबल बॉन्ड उपस्थित है, डबल बॉन्ड 2 डिग्री सेपरेट कर दे, मतलब शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, एक में 2 डिग्री और बढ़ा देना, ऐसा बताया था, याद है? तो उसी के लिए ठीक है, तो ये था, उसको एक बार खोल करके देखना नोट्स को, उसमें वो समझ में जाएगा कि यहाँ पे ये क्यों ऐसा। क्लियर?